किसी भी किसी भी स्लो डाउन को हैंडल करने की जो कैपेसिटी रहती है, बड़े बिजनेसेस में बेहतर रहती है। Okay. दूसरा, इस करेक्शन में जाते हुए जो वैल्यूएशंस थे लार्ज कैप के, स्मॉल एंड मिड कैप की तुलना में टिपिकली लार्ज कैप प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं, बट चूंकि ब्रॉडर मार्केट में एक बड़ी तेजी आई है पिछले 12-15 महीनों में, लार्ज कैप एक्चुअली डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे थे वैल्यूएशंस में। जो ये फॉल है उसका एक सबसे बड़ा कारण है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग। अगर आप देखें कि उनकी जो ओनरशिप रहती है वो बड़े बिजनेसेस में ज्यादा है, लार्ज कैप में ज्यादा है, तो जब उनका आउटफ्लो होता है तो जो इम्पैक्ट जो हमने अभी महसूस किया है वो लार्ज कैप में ज्यादा महसूस किया है। लोकल फ्लोज स्ट्रांग रहे हैं और लोकल फ्लोज स्मॉल एंड मिड कैप को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर आपको इक्विटी में स्ट्रेस बढ़ता है, इक्विटी इन्वेस्टिंग, सो आपका अगर पिछले कुछ महीनों में स्ट्रेस बढ़ा है, तो एसेट लोकेशन फंड्स एक अच्छा जरिया है उस स्ट्रेस को कम करने के लिए। अगर आपको सिमिलर रिटर्न 1-2 साल के लिए मिलने ही वाला है, एनीवन हु हैज अ टेंडेंसी टू विथस्टैंड वॉलेटिलिटी और जिनका टाइम होराइजन 2 साल से ज्यादा है, मेरा उनको इन्विटेशन रहेगा कि आप इक्विटी फंड्स पे ही फोकस करें। ये किस में सबसे अच्छा काम करता है? एसआईपी। जो अगर आप देखेंगे, एसआईपी सबसे अच्छा काम करता है उन फंड्स में जहां वेरिएबिलिटी ज्यादा है। तो आप थीमेटिक फंड्स देखेंगे, स्मॉल कैप मिड कैप फंड देखेंगे, हिस्टोरिकली इनका बाय एंड होल्ड के कंपैरिजन में जो आईआरआर है, वो एसआईपी वाले जो आईआरआर बनते हैं अल्टीमेट जो रिटर्न्स के, उनमें स्मॉल मिड कैप्स में एसआईपी बहुत ही कारगर साबित हुई है हिस्टोरिकली। तो आई थिंक एक्सपीरियंस से, आई थिंक द ओनली थिंग इज वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन थिंग्स व्हाट वी डोंट नो। एंड हम ये नहीं बोलते कि हमने ये कोई क्रैक जो कोड था उसको क्रैक कर लिया। आई थिंक व्हाट वी डोंट नो बिकम्स फार मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ एक्सपीरियंस देन व्हाट वी नो। Hello everyone, I'm Namrata Arora and welcome back to yet another exciting episode of Mutual Fund की बात। Mutual Fund की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं मिस्टर आशुतोष भार्गव, who is the head of equity research and fund manager at Nippon Life India Asset Management Limited. He has over 26 years of work experience and over 17 years in investment research. Mr. Ashutosh Bhargav has worked with Nippon India for over 15 years now. Prior to that, he has worked as an analyst for over 2 years at JP Morgan in their global economics team based out of Mumbai. He specializes in macro and rule-based investment strategies. Mr. Ashutosh has done his MBA in finance from NMIMS Mumbai. Hello everyone, I'm Namrata Arora. Welcome back to Mutual Fund की बात. Thank you so much for joining us again this week. एंड जैसे आप सबको पता है कि हम हर हफ्ते एक थीम को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो आज जो हमारी थीम है फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट इज लार्ज कैप फंड्स। एंड टू आंसर ऑल आवर क्वेश्चंस वी हैव विद अस मिस्टर आशुतोष भार्गव, who is the fund manager and head of equity research at Nippon India Mutual Fund. Ashutosh, firstly, thank you so much for joining us. I know we've called you on our show multiple times before, and हमने आपसे बहुत सारे सवालों के जवाब हम ऑलरेडी ले चुके हैं. So we do hope we get some amazing answers from you again today. So thanks Namrata for inviting me and सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार. Sure. So let's start with the very first question, Ashutosh. And हम सब जानते हैं कि अभी निफ्टी 50 करीब 10% से गिरी है फ्रॉम रिकॉर्ड हाइज. एंड ऑफ कोर्स एज एन इन्वेस्टर हमें हमेशा लगता ही है कि जब मार्केट गिरती है कि अभी क्या होगा मेरी इन्वेस्टमेंट्स के साथ. सो जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जब ये स्टॉक मार्केट करेक्शन होता है तो इक्विटी फंड्स पे जो है इसका क्या इम्पैक्ट होता है, एंड एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या देखना चाहिए जब एक स्टॉक मार्केट करेक्शन होता है? नम्रता, ये मार्केट में जो करेक्शन होते हैं साल में 5% 10% के करेक्शन, ये हर साल होते हैं। तो जो अभी हमने एक 10% का करेक्शन देखा, आप पिछले हर साल 2023, 22, 21 जाएंगे, पीछे जाते जाएं, ये बहुत ही नॉर्मल एक अपीयरेंस है जो करेक्शन की होती है, वो है। कारण इसमें काफी सारे रहे हैं बीच में। एक तो वैल्यूएशन का एक कारण था कि थोड़ा वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए थे ऊपर की तरफ। दूसरा, हमारी जो अभी जो अर्निंग्स आई हैं फर्स्ट हाफ की इस वित्तीय वर्ष की, उसमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, खास करके कंजम्पशन एज ए सेगमेंट, वहां थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। और जियोपॉलिटिकली भी कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए जिसकी वजह से इंडिया में से
एफआई का थोड़ा आउटफ्लो हुआ। इन सभी कारणों की वजह से मार्केट में करेक्शन आया, और जो मेरे हिसाब से बड़ी एक नॉर्मल सी चीज है। और इस करेक्शन के बाद डेफिनेटली वैल्यूएशन सुधरे हैं, और ये इस समय हो रहा है जहां हम सेकेंड हाफ जो हमारा इस वित्तीय वर्ष का है वो हमारी अपेक्षा अर्निंग्स ग्रोथ की फर्स्ट हाफ से के तुलना में बहुत बेहतर है। तो ये एक वेलकम करेक्शन है। जो फ्रॉथ था मार्केट का वो कुछ हद तक खत्म हुआ है, और जो इक्विटी फंड्स रहते हैं टिपिकली उनमें एक नेचुरल डाइवर्सिफिकेशन होता है अक्रॉस वेरियस काइंड ऑफ बिजनेसेस, अक्रॉस वेरियस काइंड ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट। तो उनमें ज्यादातर हमने देखा है कि करेक्शन मार्केट के मुकाबले कम आता है। इनफैक्ट आज ही मैंने एक आंकड़ा देखा कि पिछले 50 महीने में जो मार्केट में करेक्शन हुआ है उसमें एक्टिव फंड्स 80% एक्टिव फंड्स ने उनके जो बेंचमार्क्स होते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड का कोई बेंचमार्क BSE 100 है, ऐसे 80% एक्टिव फंड्स ने आउट परफॉर्म किया। वो आउट परफॉर्म शायद इसलिए आया कि वो प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड थे, राइट बिजनेसेस में थे। तो मार्केट डेफिनेटली करेक्ट होता है इंडेक्स के, फंड्स करेक्ट होते हैं इंडेक्स के साथ। बट कई बार जैसा हमने अनुभव किया है, ये जो इक्विटी फंड्स में जो करेक्शन होता है वो मार्केट से कम होता है, और इन्वेस्टर्स का जो एक्सपीरियंस रहता है ऐसे करेक्शंस को विथस्टैंड करने के लिए, वो इक्विटी फंड्स के थ्रू रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, थोड़ा ज्यादा स्मूदर रहता है। ओके ओके, सो वी कैन आल्सो यूज दिस एज अपॉर्चुनिटीज, राइट? तो हम ये बोल सकते हैं कि एब्सोल्युटली। अगर एक करेक्शन आए तो ये अपॉर्चुनिटी है फॉर जी, एन इक्विटी फंड इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट मोर। बिल्कुल। वो कहा भी जाता है बाय लो एंड सेल हाई, तो जैसे भी वैल्यूएशन थोड़े से फेवरेबल होते हैं तो डेफिनेटली इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना ही चाहिए। ओके, ऑलराइट। सो अभी अगर हम लार्ज कैप फंड्स की बात करें, व्हिच इज द थीम फॉर द डे, तो आपके ओपिनियन में जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए कितना जरूरी होते हैं, स्पेशली से जब हम वॉलेटाइल स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, राइट? एंड हमने ये भी देखा है कि लार्ज कैप फंड्स ने काफी इन्फ्लोज देखे हैं। वी सॉ 1769 crores इन सितंबर, और वो अक्टूबर में हो गया था 3452 करोड़। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप्स में इतना पैसा आ रहा है? सो जी, दीज आर टू क्वेश्चंस दैट आई वुड लाइक यू टू जी, आंसर। जी। देखिए टिपिकली लार्ज कैप में बड़े बिजनेसेस में निवेश किया जाता है, जिसमें टिपिकली जो उनके बिजनेस की जो वेरिएबिलिटी होती है, किसी भी स्लो डाउन में, किसी भी स्लो डाउन को हैंडल करने की जो कैपेसिटी रहती है, बड़े बिजनेसेस में बेहतर रहती है। ओके। दूसरा, इस करेक्शन में जाते हुए जो वैल्यूएशंस थे लार्ज कैप के स्मॉल एंड मिड कैप की तुलना में, टिपिकली लार्ज कैप प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। बट चूंकि ब्रॉडर मार्केट में एक बड़ी तेजी आई है पिछले 12-15 महीनों में, लार्ज कैप एक्चुअली डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे थे वैल्यूएशंस में वर्सेस स्मॉल एंड मिड कैप। तो वैल्यूएशंस फेवरेबल थे। लार्ज कैप में अंडर इन्वेस्टमेंट था शायद एक ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी का, और जैसा आपने बोला फ्लोज ज्यादा आए हैं। तो मे बी निवेशकों ने ये समझा होगा कि यहाँ पे इस तरीके की वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में, और आप जैसे जो एडवाइजर राइट सलाह देते हैं कि जब वॉलेटाइलिटी बढ़ रही है और वैल्यूएशन रिलेटिवली फेवरेबल है लार्ज कैप की तरफ, तो इसमें इन्वेस्टर्स ने जो फ्लो का हमने जो शिफ्ट देखा, मेरे हिसाब से वो राइट चुनाव किया है इन्वेस्टर्स ने। और यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी स्मॉल एंड मिड कैप्स की तुलना में बना हुआ है। सो यू डू बिलीव कि शायद वैल्यूएशंस की वजह से हमने लार्ज कैप्स में इतना ज्यादा इन्फ्लो देखा है इन द लास्ट मंथ और टू? ऑलराइट, ओके। Okay, so let's talk a little bit about Nippon India Large Cap Fund, and ये जी, हमने देखा है कि ये काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, चाहे हम शॉर्ट टर्म का पीरियड लें चाहे हम लॉन्ग टर्म का पीरियड लें। हाँ सो जी। हेल्प अस अंडरस्टैंड कि सबसे पहले तो इस फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, राइट? आई मीन इस फंड में आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहता है? हाउ डू यू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर दिस फंड? एंड ये भी देखा गया है कि ये फंड जो है बेंचमार्क से काफी डिविएट करता है इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स। हम देखते हैं कि जनरली जो फंड्स होते हैं वो अपने अंडरलाइंग बेंचमार्क को काफी फॉलो करते हैं, बट हियर वी सी कि इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स ये फंड काफी डिविएट करता है बेंचमार्क के कंपैरिजन में। सो व्हाई इज इट सो? देखिए हम बिलीव करते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग में, ना कि क्लोजेट इंडेक्सिंग में।
तो जैसा आपने सही ऑब्जर्वेशन किया कि इसमें हम राइट डिविएशंस लेते हैं। तो हमारा ये मानना होता है कि कुछ सेक्टर्स में, कुछ सिलेक्ट बिजनेसेस में जहां राइट प्राइस वैल्यू गैप हो, वहां हमको एक्टिव कॉल्स लेने हैं, वहां हमें बड़ा डिविएशन लेना है वर्सेस दी बेंचमार्क। तो हमने वो लिया हुआ है इस फंड में। हम हमेशा किन्हीं 2 या 3 सेक्टर्स में, 2 या 3 थीम्स में बड़ा ओवरवेट एक्सपोजर लेते हैं, और कोई 2 या 3 थीम जहां हमें लगता है कि प्राइस वैल्यू गैप सपोर्टिव नहीं है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से, वहां भी हम एक डेफिनेट कॉल लेते हैं और उसमें हम अपना अंडरवेट के थ्रू एक्सप्रेशन देते हैं। ये हम हमेशा करते आए हैं। इसी वजह से इस पोर्टफोलियो का जो उसकी जो संरचना होती है, वो एक कॉन्सेप्ट के थ्रू होती है जिसको हम बोलते हैं गार्प, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस और वैल्यूएशन। और जैसा आपको पता है, ये फंड हमारे जो सीआईओ हैं शैलेश भांजी, जिनको 17 साल का एक बहुत सुदृढ़ अनुभव है अक्रॉस साइकिल्स, अक्रॉस साइजेस, जिन्होंने इन्वेस्टिंग की हुई है, तो उनका एक डेफिनेट एक्सपीरियंस काफी काम में आया है इस फंड के सुपीरियर परफॉर्मेंस में। और सुपीरियर परफॉर्मेंस अक्रॉस टाइम फ्रेम में, अक्रॉस इफ यू सी 3 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर, ये फंड ने कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है। और इसके साथ साथ हमारा खासा ध्यान रहता है, जो बॉटम अप हम रिसर्च करते हैं उसके थ्रू, जो हम ऐसे बिजनेसेस जहां ऑलरेडी डोमिनेंट लीडरशिप है उनके रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स में, या वहां पे लीडरशिप आ रही है, हम जो उन कंपनीज में जहां मार्केट शेयर गेन हो रहा है, जहां आरओई में इंप्रूवमेंट हो रहा है, जहां फ्री कैश फ्लो में इंप्रूवमेंट हो रहा है, ऐसी स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड फ्रेंचाइजीज को हम प्रेफरेंस देते हैं। और इन सभी कारणों की वजह से हमने डेफिनेटली इसमें पाया है कि रिटर्न्स बेंचमार्क की कंपैरिजन में या कैटेगरी एवरेज की कंपैरिजन में कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छा रहा है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज जब हम दूसरे फंड्स को भी एनालाइज करते हैं, वीसी की डिविएशन उतना ज्यादा नहीं रहता है, जी, एंड व्हेन वी लुकिंग एट योर फंड वी रियलाइज की डिविएशन काफी है, which is great. I mean, I love the explanation. Thank you. So, अभी हमने देखा है कि काफी जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, they have recently fallen less. पिछले 1 महीने जी, में अगर हम देखें, लार्ज कैप के कंपैरिजन में स्मॉल कैप्स उतना नहीं गिरे हैं, तो इसका क्या रीजन है? सो बेसिकली दैट गेट्स मी टू द पॉइंट कि जब हम इतना डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, राइट, कि हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए एज इन्वेस्टर्स, सो डू यू थिंक कि अगर हमने लार्ज कैप फंड्स में भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, हमें फिर भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड्स, जिससे कि अगर एक गिर रहा है तो एक नहीं गिर रहा है, तो मैं बैलेंस जी। आउट हो जाता है। सो ये बहुत सही ऑब्जर्वेशन है कि पिछले जो हमने फेजेस देखे हैं गिरावट के, उसके कंपैरिजन में डेफिनेटली स्मॉल एंड मिड कैप का, खास करके स्मॉल कैप का प्रदर्शन इस पूरे फॉल में बेहतर रहा है। हमें ये समझना होगा कि हमारे जो ब्रॉडर मार्केट हैं, उसमें कुछ डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आए हैं स्ट्रक्चरल बेसिस पे। छोटी कंपनियों का गवर्नेंस स्टैंडर्ड बहुत सुधरा है। उनका जो प्रॉफिट पूल है वो कुछ हद तक इवन लार्ज कैप से बेहतर है, क्योंकि वो सनराइज सेक्टर्स काफी सारे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन हमें स्मॉल कैप्स में मिलता है। साथ ही साथ इस बार जो लेवरेज होता है, टिपिकली किसी भी गिरावट वाले या स्लो डाउन के फेज में हम देखते हैं स्ट्रेस आ जाता है छोटे बिजनेसेस में। इस बार हम वो स्ट्रेस नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो डेट इक्विटी लेवल है स्मॉल कैप कंपनीज का, वो ऑल टाइम लो पे है। तो बहुत डिफरेंट रिस्क रिवॉर्ड नहीं है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओवरऑल बैलेंस शीट एंड आरओई प्रोफाइल। डेफिनेटली वैल्यूएशन हम चाहेंगे स्मॉल कैप के थोड़े से मोर रीजनेबल हो वर्सेस लार्ज कैप। लार्ज कैप में डेफिनेटली थोड़ा पड़ला भारी है वैल्यूएशन को लेकर। बट अगर हम ग्रोथ प्रोफाइल की बात करें, या हम पिछले जो तिमाही या पिछले जो फर्स्ट हाफ का अगर हम देखें इस फाइनेंशियल ईयर में, स्मॉल कैप्स में जो परसेंटेज हमने जो अपग्रेड या डाउनग्रेड देखे हैं, वो लार्ज कैप से ज्यादा खराब नहीं है। तो जो हमने स्लो डाउन देखा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस ऑल साइज कैटेगरीज। तो ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप में ज्यादा स्लो डाउन हुआ हो। इसलिए जो हमने अभी रेजिलियंस देखी है, वो हमने थोड़ी
ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा दिखी हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ये फॉल है उसका एक सबसे बड़ा कारण है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग। अगर आप देखें कि उनकी जो ओनरशिप रहती है वो बड़े बिजनेसेस में ज्यादा है, लार्ज कैप में ज्यादा है, तो जब उनका आउटफ्लो होता है तो जो इम्पैक्ट जो हमने अभी महसूस किया है वो लार्ज कैप में ज्यादा महसूस किया है। लोकल फ्लोज स्ट्रांग रहे हैं और लोकल फ्लोज स्मॉल एंड मिड कैप को ज्यादा प्रेफर करते हैं, एज वी ऑल नो। तो वो फ्लो निरंतर आने की वजह से स्मॉल कैप में एक सपोर्ट रहा है, उनकी रेजिलियंस रही है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक ये जो डिबेट है लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप की, आई थिंक हमें उस डिबेट से थोड़ा पीछे हटकर राइट प्राइस वैल्यू गैप की तरफ लेके जाना चाहिए। और राइट प्राइस वैल्यू गैप हर कैटेगरी में है जो हम देखना चाहते हैं। काफी सारे अच्छे बिजनेसेस राइट वैल्यूएशन पे इवन ब्रॉडर मार्केट में भी अवेलेबल हैं। तो एक इन्वेस्टर के दृष्टिकोण से डाइवर्सिफिकेशन किसी एक बड़ी साइज कैटेगरी में ना करके अगर एक मिड कैप फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप जैसी श्रेणी में भी अगर इन्वेस्ट करें 3 से 5 साल के पर्सपेक्टिव से, तो उसमें भी कोई खराब बात नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन हमेशा हेल्प करता है। और जैसा मैंने आपको कहा, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से इस बार स्मॉल कैप का जो हम इंटरनल्स देखते हैं उनके जो एट्रीब्यूट्स का, वो हिस्ट्री से काफी बेहतर है। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस किया जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगेन जस्ट टू कंक्लूड, लार्ज कैप का वैल्यूएशन बेहतर है ब्रॉडर मार्केट से, बट ग्रोथ प्राइस वैल्यू गैप अपॉर्चुनिटी, आई थिंक ये पूरे ओवरऑल मार्केट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अभी। Okay. Now that we are talking about diversification, ये सिर्फ diversification across mutual funds नहीं होता है, diversification across asset classes भी होता है. So when we're जी talking about diversification, this is my follow-up question on that कि जी जी सही asset allocation एक investor के लिए क्या होना चाहिए to build a portfolio, right? So which means what are the different asset classes that I can consider, and आप हमें सेक्टर और थीम के हिसाब से भी समझा दीजिए कि ऐसे सेक्टर्स या थीम्स क्या हो सकते हैं जिस पे इन्वेस्टर्स फोकस कर सकते हैं फ्रॉम अ डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव एज वेल। देखिए, हम जो पहले मैं थीम्स की बात कर लेता हूं, जहां निपॉन एज ए फंड हाउस हमारा जो रिसर्च का व्यू जहां पॉजिटिव है, हमें ऐसा लगता है यहाँ अभी 2-3 स्ट्रक्चरल थीम्स हैं जहां पे अर्निंग विजिबिलिटी फ्रॉम मीडियम टर्म सुपीरियर बनी हुई है और जहां वैल्यूएशन भी इस करेक्शन के बाद राइट है। एक जो थीम है जो हमारे अक्रॉस पोर्टफोलियो इवन लार्ज कैप पोर्टफोलियो में क्लियरली विजिबल है, वो है पावर एज अ थीम। तो अगर आप पावर की आप थीम देखें, ये सेक्टर ग्लोबली भी 2024 में बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है ग्लोबली, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल थीम है जिसमें हमने अभी एक्सपीरियंस किया है कि पावर का जो डिमांड सप्लाई मिसमैच है वो शॉर्ट टर्म का फिनोमिना नहीं है, वो अगले 3, 5, 7 सालों में शायद ही बना रहेगा। जिस तरीके की पावर की नीड्स बढ़ती जा रही हैं न्यू टेक्नोलॉजीज के कारण, जैसे जनरेटिव एआई, डेटा सेंटर्स की डिमांड आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड आ रही है, और टिपिकल जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ जो पावर की डिमांड आती है, डिमांड स्ट्रांग बनी हुई है। और जो सप्लाई है, पिछले 8-10 सालों में जो सप्लाई आई है उसमें रिन्यूएबल का परसेंटेज बढ़ने के कारण जो टोटल जो आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी का हो रहा है वो जनरली कम है। तो बहुत जरूरत है यहाँ पावर जनरेशन की, बहुत ज्यादा जरूरत है एक बेटर ट्रांसमिशन की। तो ये जो पूरी सप्लाई चेन है पावर की, जिसमें यूटिलिटी कंपनीज आती हैं, इक्विपमेंट कंपनीज आती हैं, ट्रांसमिशन कंपनीज आती हैं, और वो चुनिंदा जो लेंडर्स हैं जो इस तरीके के सेगमेंट्स को, जो पावर की जो पूरी चेन है उसको कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, वो पूरी जो चेन है, आई थिंक वहां पे अर्निंग विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। और निपॉन में हम लार्ज कैप और दूसरे फंड के माध्यम से हम इस थीम को अच्छे से एक्सप्रेस करने की वाया बिग ओवरवेट्स डिफरेंशिएटेड पोर्टफोलियो बना के इसको हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरी थीम जो हमें अच्छी लग रही है वो है फाइनेंशियल्स की। ये शायद एकमात्र ऐसा बड़े सेक्टर्स में एकमात्र ऐसा सेक्टर होगा जहां अर्निंग और वैल्यूएशन दोनों का कंफर्ट है। अभी आप देखिए, अर्निंग ग्रोथ जो इंडिया में 25% की ब्रॉडर मार्केट में बनी हुई थी,
अब वो अर्निंग ग्रोथ घट के शायद 12-13% का हम कैगर देख रहे हैं मार्केट में। और बैंक की अर्निंग भी लगभग उतनी ग्रोथ हमारे हिसाब से करनी चाहिए। तो जो हम 2-3 साल में हमने अंडर परफॉर्मेंस देखा बैंक्स का वर्सेस ओवरऑल मार्केट, उसका एक बड़ा कारण ये था कि बैंक्स की अर्निंग कम ग्रो हो रही थी और ओवरऑल मार्केट की अर्निंग ज्यादा ग्रो हो रही थी। तो एक गैप काफी बन गया था। अब वो गैप नैरो हो रहा है। उसका एक कारण है कि दूसरे सेगमेंट्स में थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन हो रहा है प्रॉफिट ग्रोथ का, और बैंक्स वहीं 10-12% ग्रोथ में बने हुए हैं। और ऑब्वियसली कुछ जो लार्जर फ्रेंचाइज हैं, जिनकी लाइबिलिटी साइड स्ट्रांग है, जिनका क्रेडिट बिहेवियर अच्छा बना हुआ है, ज्यादातर ये लार्ज बैंक हैं जिनको हम खास करके इस लार्ज कैप फंड में अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं। लार्ज बैंक्स बोथ इन पब्लिक सेक्टर एंड सिलेक्ट बोथ इन प्राइवेट सेक्टर एंड सिलेक्ट पब्लिक सेक्टर। इसमें हमें लगता है कि वैल्यूएशन उनकी खुद की हिस्ट्री के हिसाब से सस्ते हैं। मार्केट में वैल्यूएशन का एक जनरली हमने देखा ओवर वैल्यूएशन का ट्रेंड बना हुआ है अगेंस्ट देयर ओन हिस्ट्री एंड अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द मार्केट। अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लेंडर्स अभी बहुत सुपीरियर फेज में है। तो एक एक ऐसा सेक्टर हमें लगता है कि अगले 3 से 5 साल में अगर कोई थीमेटिकली भी कोई एक्सप्रेस करना चाहता है तो अदर देन पावर दिस कैन बी अनदर सेक्टर वेयर वन कैन फाइंड perhaps better return opportunities in मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। तो जैसा मैंने आपको बताया, वो थर्ड थीम जो हमें लग रही है वो है प्रीमियमाइजेशन की थीम। प्रीमियमाइजेशन की थीम जो हम देख रहे हैं अक्रॉस सेक्टर्स, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में क्लियरली दिख रही है, जैसे कि हाई एंड रिटेल है, होटल्स है। विद इन द ब्रॉड कंजम्पशन थीम, ये जो प्रीमियमाइजेशन की थीम है, एल्को बेव आ जाते हैं इसमें हमें कोई अर्निंग में स्लो डाउन नहीं दिख रहा है। इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि जिस तरीके का हमारा एक कंजम्पशन की रिकवरी हम देख रहे हैं 4-5 साल के, जो हम के शेप्ड रिकवरी बोलते हैं, जिसमें अपर इनकम एसेट ओनर जो हाउस होल्ड हैं, जो एसेट ओन करते हैं, उनको बिल्कुल भी स्लो डाउन का इम्पैक्ट नहीं है। उनका कंजम्पशन बड़ा स्ट्रांग बना हुआ है। तो इस तरीके की थीम हमें लगती है ना केवल शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम से, बट इवन नेक्स्ट 3 to 5 ईयर के पर्सपेक्टिव से हम अगर देखें तो ये थीम की शेल्फ लाइफ बड़ी लंबी है। तो प्रीमियमाइजेशन और प्रीमियम कंजम्पशन की जो थीम है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की जो थीम है, हमें वो भी अच्छी लगती है। तो 3 थीम, अगर अगर कोई आउटलायर पॉजिटिव रिस्क रिवॉर्ड अगर कोई देखना चाहे तो पावर की जो पूरी चेन है, लार्ज कैप लेंडर्स एंड एज आई सेड प्रीमियमाइजेशन स्ट्रोक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की थीम। ये एक आपने जो थीमेटिक सवाल पूछा था, अगर मैं आपके एसेट एलोकेशन की बात करूं, उस डाइवर्सिफिकेशन की बात करूं, तो आपका सवाल बहुत टाइमली है, इफ आई मे से दैट। इसका कारण यह है कि बाजार जो हमारा इक्विटी मार्केट चलता है वो एक ही कारण से चलता है, वो है अर्निंग्स। तो हमने जो कोविड के बाद से जो इतनी बड़ी तेजी देखी है, उसका एकमात्र कारण है कि इंडिया का जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू इंडिया जीडीपी का जो रेशियो है वो 1.5% से बढ़ के क्लोज टू 5% आ चुका है, राइट। तो प्रॉफिट ग्रोथ इकोनॉमी की ग्रोथ से बहुत ज्यादा हुई है, काफी सारे कारणों की वजह से। अब हम क्या देख रहे हैं कि अब जो प्रॉफिट की ग्रोथ है इस साल, जैसे 2024-25 की हम ग्रोथ देख रहे हैं, उसका कैगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के आसपास है, जो उसको हम बोलते हैं अर्ली टीन्स और मिड टीन्स, 10% से लेके 15% के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपमेंट्स दैट विल पैन आउट ग्लोबली एंड लोकली, राइट। अगर आपकी अर्निंग्स ग्रोथ 10-12% से है और जहां हमारा वैल्यूएशन है, तो ये बहुत अनलाइकली है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास जिस तरीके का आउट परफॉर्मेंस फिक्स्ड इनकम और दूसरे एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में भी देती आई है, उस तरीके का हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। तो ये बात सही है, इक्विटी इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यहां से, बिकॉज 2023 हर साल रिपीट नहीं हो सकता, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें कि दूसरे एसेट क्लासेस हैं, जैसे कि फिक्स्ड इनकम है या कमोडिटीज हैं, यहां पे भी ब्रॉडली जो अगले 1 से 2 साल में हमें जो रिटर्न्स लग रहे हैं वो इक्विटी की तुलना में उनमें बहुत डिफरेंस नहीं होगा। तो इस तरीके के एनवायरनमेंट में हमारी खासी सलाह रहती है कि आप एसेट लोकेशन पे ध्यान दें। अगर किसी ने 2-3 साल नहीं दिया है तो वो डिसीजन राइट निकला है, इक्विटी में डेफिनेटली बड़ा आउट परफॉर्मेंस आया है,
पर समय आ चुका है जहां हमें ओवरऑल एसेट एलोकेशन पे ध्यान देना चाहिए। और एक अच्छी चीज ये है कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से अगर आप फिक्स्ड इनकम या कमोडिटी जैसे गोल्ड, सिल्वर इत्यादि इन एसेट्स को आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो जो मल्टी एसेट फंड होते हैं खास करके उनमें नेट बेसिस पे, पोर्टफोलियो रिटर्न बेसिस पे टैक्सेशन एडवांटेज भी बहुत फेवरेबल है। तो अगर आप एक मल्टी एसेट फंड की बात करें, इसमें आप अप टू 60-65% नॉन इक्विटी ओरिएंटेड एसेट्स में जा सकते हैं और आपका टैक्सेशन 12.5% जो कि इक्विटी का टैक्सेशन है वही रहने वाला है एलटीसीजी। डिफरेंस ये होगा कि 1 साल की बदले 2 साल आपको उन फंड्स में बने रहना पड़ेगा। बट आई थिंक इंडियन इन्वेस्टर्स वैसे भी 2 साल या उससे ज्यादा टिपिकली इन स्कीम्स में बने रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि इक्विटी का रिटर्न डिफरेंशियल वर्सेस अदर एसेट क्लासेस शायद पिछले सालों की कंपैरिजन में ज्यादा नहीं हो। तो एक हमने अभी पिछले कुछ 6 महीनों में देखा भी है, जिन्होंने इन फंड्स में इन्वेस्ट किया उनका जो अनुभव रहा है इस करेक्शन में वो अच्छा रहा। और जैसा कि नमिता जी हम सब जानते हैं, रिटर्न की जो परिभाषा है वो वैसे ही होनी चाहिए, रिटर्न पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस टेकन। तो अगर आपको इक्विटी में स्ट्रेस बढ़ता है, इक्विटी इन्वेस्टिंग, सो आपका अगर पिछले कुछ महीनों में स्ट्रेस बढ़ा है, तो एसेट एलोकेशन फंड्स एक अच्छा जरिया है उस स्ट्रेस को कम करने के लिए। अगर आपको सिमिलर रिटर्न 1-2 साल के लिए मिलने ही वाला है, एनीवन हु हैज अ टेंडेंसी टू विथस्टैंड वॉलेटिलिटी और जिनका टाइम होराइजन 2 साल से ज्यादा है, मेरा उनको इन्विटेशन रहेगा कि आप इक्विटी फंड्स पे ही फोकस करें। बट अगर जो नए इन्वेस्टर्स हैं या जिन इन्वेस्टर्स को वॉलेटिलिटी का बड़ा अनुभव नहीं है, जिन्होंने काफी सारी साइकिल्स नहीं देखी हैं, आई थिंक 1-2 साल अगर वो एसेट एलोकेशन फंड्स में अब अगर अपना इन्वेस्टमेंट या प्रपोर्शन बढ़ाते हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो में, आई थिंक वो गलत नहीं होगा। So multi-asset allocation funds, just for the knowledge of our viewers, are basically those funds जिसमें आपका पैसा 2 या 3 asset classes में जाता है, more than 2 asset classes. Generally equity, debt, gold होता है, but of course it could be something else as well. और हर asset class में कम से कम minimum 10% तो होना ही चाहिए, and then over and above that it's a fund manager's call. So if you as an investor feel कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है अक्रॉस सेट क्लासेस, या तो आप थोड़ा गोल्ड में डालिए इंडिविजुअली, थोड़ा फिक्स्ड इनकम में डालिए, थोड़ा इक्विटीज में डालिए, और एज आशुतोष राइटली सेड, आप एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में डाल दीजिए जहां में आपको 3 एसेट क्लासेस का एक्सपोजर एक साथ मिल जाएगा. सो या, वंडरफुल. Cool. Thank you, Ashish. I think it is very important for everyone to understand कि asset allocation important होता है. जी. But then again, सही eventually हमें अपने returns को maximize करके risk को effective करना है, minimize करना है, and that's how we should be looking at asset allocation. Okay, so let me ask you about certain ratios that we follow, right? तो आप हमें ये बताइए कि upside and downside capture ratios क्या होते हैं, Sortino ratio क्या होते हैं, how do we analyze these जब हम एक equity fund को देखते हैं, तो how do we analyze these ratios, the performance of equity funds using these ratios? गुड क्वेश्चन. तो इसमें जो अपसाइड डाउनसाइड कैप्चर रेशियो रहता है, तो आप उस तरीके से देखें कि हर महीने या तो मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है. तो अपसाइड डाउनसाइड कैप्चर रेशियो में हम ये देखते हैं कि जिन महीनों में मार्केट ऊपर गया, क्या कोई स्कीम या म्यूचुअल फंड उस अपसाइड को कैप्चर कर पाए जितना मार्केट बढ़ा है उन महीनों में ऑन एन एग्रीगेट बेसिस. अपसाइड वाले महीनों में क्या फंड ने अपसाइड में पार्टिसिपेट किया पूरी तरीके से, मार्केट या मार्केट से बेहतर परफॉर्मेंस दिया नहीं. तो हाई अपसाइड कैप्चर रेशियो इज अ गुड थिंग. एज ए निवेशक आपको उस चीज का ध्यान रखना चाहिए. पर कई फंड्स ऐसे होते हैं जो केवल ऊपर अच्छा करते हैं, गिरते मार्केट में खराब करते हैं. उनके लिए लो डाउनसाइड कैप्चर जिसको हम बोलते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट रेशियो हो जाता है. इसका मतलब ये है कि हर महीने जिन महीनों में हिस्टोरिकली मार्केट नीचे गए हैं, क्या आप जो स्कीम को इवैल्यूएट कर रहे हैं उसमें मार्केट से कम गिरावट आई है, या वो पॉजिटिव बंद हुए हैं जिन महीनों में मार्केट में गिरावट आई है, रिलेटेड बेंचमार्क्स में गिरावट आई है. तो उनमें अगर रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हुआ है, डाउनसाइड आपकी बेटर प्रोटेक्ट की है, तो ऑब्वियसली वो फंड ऑब्वियसली ऑन अ लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम बिकम्स बेटर ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस. बेस्ट फंड वो होते हैं जो अपसाइड रिस्क पूरी कैप्चर करें, जिसमें अपसाइड
कैप्चर रेशियो हाई हो और लो डाउनसाइड कैप्चर रेशियो हो। ऐसे अगर फंड रहते हैं तो डेफिनेटली उनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस मार्केट या पीयर ग्रुप की तुलना में बहुत बेहतर रहता है। Okay. बात रही सॉर्टिनो रेशियो की, अगेन ये भी मिलता जुलता है। रिस्क जो है अगर स्टैंडर्ड डिविएशन से हम कैप्चर करते हैं, राइट, जो शार्प या दूसरे रेशियो में करते हैं, बट एक्चुअल रिस्क जो होती है वो होती है जब गिरावट आती है। तो जो हम डाउनवर्ड वॉलेटिलिटी को हमें राइट तरीके से कैप्चर करना है। कोई निवेशक को खराब नहीं लगता अगर उसका स्टैंडर्ड डिविएशन रिटर्न ऊपर जाने की वजह से आ रहा है। परेशानी होती है जब हमारा अनुभव होता है जब मार्केट में गिरावट आती है। सॉर्टिनो रेशियो में हम केवल उस डाउनवर्ड वॉलेटिलिटी को कैप्चर करते हैं। तो रिटर्न डिवाइडेड बाय जो भी वेरिएबिलिटी है, जो डाउनवर्ड वॉलेटिलिटी है, उसको हम एडजस्ट करके देखते हैं। अगर आपके रिटर्न्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म में डाउनवर्ड वॉलेटिलिटी में को कैप्चर करके अगर दूसरे फंड से बेहतर हैं, इसका मतलब है आपका सॉर्टिनो रेशियो हाई होगा। ऐसे फंड डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट पे खासा ध्यान रखते हैं और ओवरऑल वेरिएबिलिटी ऐसे फंड की कम होती है, तो ऑब्वियसली ये सुपीरियर होते हैं। ओके, सो अगर हम सॉर्टिनो रेशियो को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न रेशियोज जैसे शार्प बिल्कुल, रेशियो या ट्रेनर रेशियो के साथ कंपेयर करें तो हाउ डिफरेंट ये इज ये डेफिनेटली एक सुपीरियर तरीका है। जैसे मैंने बताया, शार्पे रेशियो में हम दोनों तरफ की वॉलेटिलिटी, कई बार कई स्टॉक की स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है बट उनका ट्रेंड ऊपर है, और कई स्टॉक्स में हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन हाई होने का कारण है कि वो दोनों तरफ ऊपर नीचे उनमें वेरिएबिलिटी रही है। तो फोकस इन्वेस्टर का होना चाहिए केवल डाउनवर्ड वॉलेटिलिटी पे। तो इसलिए दूसरे रेशियो की तुलना में सॉर्टिनो रेशियो एक बेहतर विकल्प है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैप्चर करने के लिए। ओके, वंडरफुल, ऑलराइट। सो नाउ लेट मी आस्क यू, यू नो, कि आपके ओपिनियन में जब स्टॉक मार्केट करेक्शन हो रहा होता है, राइट, हम दिस इज अ क्वेश्चन अराउंड SIPs कि अगर मान लीजिए अभी स्टॉक मार्केट करेक्शन हम देख रहे हैं, तो डू यू थिंक ये एक सही समय है कि इन्वेस्टर को अपनी SIPs को स्टेप अप करने का? एंड एट अ टाइम लाइक दिस, राइट, जब स्टॉक मार्केट करेक्शन हो रहा है, डू यू थिंक ऐसी कोई म्यूचुअल फंड कैटेगरीज होती है जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, जिसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, एक तो जो करेक्शन आते हैं उनको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। मार्केट टाइमिंग थोड़ा एक टफ गेम है। हमारा 20-20 साल का अनुभव है यहाँ सबका, बट हमें डिफिकल्टी होती है डिस्पाइट ऑल दी रिसोर्सेस, ऑल दी डेटा। मार्केट टाइमिंग में जो बड़ी परेशानी है, एक हमें राइट होना पड़ता है, सही समय में मार्केट में निकलना है, और दूसरी रिस्क होती है री इन्वेस्टमेंट की, राइट टाइम पे वापस भी आना है। दोनों टाइम राइट होना, मुझे लगता है इसमें लक का रोल ज्यादा बढ़ जाता है और स्किल का रोल एक्चुअली इसमें कम है। तो जो SIP हम देख रहे हैं, ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा तरीका है मार्केट टाइमिंग को साइड में रख के, डेफिनेटली जिसको हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की बात करते हैं, उसका पूरा फायदा उठाना। ये किस में सबसे अच्छा काम करता है SIP? जो अगर आप देखेंगे, SIP सबसे अच्छा काम करता है उन फंड्स में जहां वेरिएबिलिटी ज्यादा है। तो आप थीमेटिक फंड्स देखेंगे, स्मॉल कैप मिड कैप फंड देखेंगे, हिस्टोरिकली इनका बाय एंड होल्ड के कंपैरिजन में जो IRR है, वो SIP वाले जो IRR बनते हैं अल्टीमेट जो रिटर्न्स के, उनमें स्मॉल मिड कैप्स में SIP बहुत ही कारगर साबित हुई है हिस्टोरिकली। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन का फेज बना रहेगा, सबसे पहले ये मान के चलें कि ये बहुत नॉर्मल फेज है। सबसे पहले SIP बंद ना करें। SIP बढ़ाना है कि नहीं, ऑब्वियसली ये इंडिविजुअल कॉल है, बट ये एक माना हुआ तथ्य बेस्ड, एक माना हुआ सच के जैसा है कि अगर हम सस्ते वैल्यूएशन पे लेते हैं, हमारे पोटेंशियल रिटर्न फ्यूचर में बढ़ते हैं। तो आपको लगता है मार्केट में 10, 15, 20% आपके कैटेगरी में करेक्शन हुआ है, तो ये कोई खराब बात नहीं है कि आप उस समय थोड़ा स्टेप अप करें। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका हम सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए एज एडवाइजर्स कलेक्टिवली, कि हमें ये बोलना है कि यहां पे वॉलेटिलिटी से डरे नहीं। एटलीस्ट जो आप सिस्टमेटिकली करते आ रहे हैं, जो हमने कल्ट जैसा अनुभव किया है इंडिया में, वो आप कंटिन्यू करें। स्टेप अप करना है कि नहीं, आई थिंक 5-10% के करेक्शन में स्टेप अप करना शायद एडवाइजेबल नहीं होगा,
पर अगर करेक्शन मार्केट में 15-20% होता है फ्रॉम द टॉप, आई वुड ऑलवेज एडवाइज टू इंक्रीज सम एलोकेशन. शायद आप वो लमसम भी कर सकते हैं टाइमली बेसिस पे. अगर नहीं, अगर आपको अनसर्टेनिटी लग रहा है बनी रहेगी, तो डेफिनेटली anywhere 15 to 20% correction, you must increase your SIPs. Okay. So I'll give you my experience when it जी. comes to market correction. I've seen a lot of cycles. एंड मुझे लगता है कि जब भी मार्केट करेक्ट होती है, लाइक यू राइटली सेड, जब मुझे लगता है कि मार्केट काफी करेक्ट हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली वी कैन नॉट प्रेडिक्ट और कितना नीचे जाएगी, हाँ तो जी. आई थिंक डूइंग अ लमसम मेक्स योर रिटर्न्स मोर इफेक्टिव, क्योंकि आप Yes, ऑब्वियसली yes. ज्यादा पैसा एक साथ लो में डाल रहे हैं. बिल्कुल. स्टेप अप आई थिंक इज अ वे ऑफ लाइफ. मतलब आपकी इनकम बढ़ रही है तो स्टेप अप आपको करना ही चाहिए. बिल्कुल, ऐसा नहीं बिल्कुल. है कि आपकी 5,000 या 10,000 की एसआईपी आप जिंदगी भर वही करें. आपकी इनकम बढ़ रही है तो Absolutely. लॉजिकली एसआईपी शुड इंक्रीज irrespective of market timing. Of course, like you rightly said, अगर टाइमिंग है और आप कर रहे हो तो ठीक है, बट वो इट शुड बी अ वे ऑफ लाइफ. लेकिन लमसम इन्वेस्टिंग जब मार्केट्स गिरती है शायद कैन मेक योर रिटर्न्स अ लिटिल बेटर देन Absolutely. otherwise. That's my experience. नहीं, That's नहीं, what I you are an evolved investor. I think, every investor go through the journey. I think you are on the other side where, you are more evolved than many of us. So, Ashutosh, I want to ask you a question जो हम पूछे बिना नहीं रह सकते अगर हम लार्ज कैप्स के बारे में बात कर रहे हैं. एंड दैट इज माय क्वेश्चन ऑन पैसिव इन्वेस्टिंग, राइट? क्योंकि अगर हम इंडेक्स फंड्स की बात करें स्पेसिफिकली, जनरली जो इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं वो लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स होते हैं, राइट? वेदर इट्स अ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और सो ऑन. सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि मुझे एक पैसिव इन्वेस्टिंग बेसिकली एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए विच इज ट्रैकिंग अ लार्ज कैप इंडेक्स लाइक निफ्टी 50, या डू यू थिंक एन एक्टिव लार्ज कैप फंड इज बेटर? एंड आई थिंक ये सवाल का जवाब तो हमें डेफिनेटली चाहिए क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स दे लव इंडेक्स फंड्स, राइट? सो टेल अस अबाउट दिस. First of all, there is absolutely nothing wrong with index fund. Index fund, most important जो हम प्रीमियम अर्न करते हैं मार्केट से, वो मार्केट का ही रहता है. तो इंडेक्स फंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं ब्रॉडर मार्केट में. बट मेरा यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंस ओपिनियन है वो ये है कि इंडेक्स फंड भी एक प्रकार की स्ट्रेटेजी है जिसको हम बोलते हैं लेजी मोमेंटम स्ट्रेटेजी. कई बार हमने देखा है और खास करके अभी हमने नोटिस किया कि मार्केट में मिसप्राइजिंग जो क्रिएट होती हैं, इंडेक्स फंड के जरिए आप उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, राइट? इंडेक्स फंड एक मार्केट जैसा रिटर्न देता है, उसमें उतार चढ़ाव मार्केट जैसे रहेंगे क्योंकि मार्केट ओवर रिएक्ट दोनों डायरेक्शन में करेगा, राइट? मिसप्राइजिंग आप उससे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते. कई लोगों का मानना है कि एक्टिव अल्फा खास करके वेल रिसर्च लार्ज कंपनीज में जनरेशन कम होता है. हमारी रिसर्च ये कहती है कि जो सक्सेसफुल फंड्स हैं हमारे मार्केट में खासकर, उसमें हमने ये पाया है कि जो आप एयूएम वेटेड अगर आप देखेंगे, लार्ज कैप फंड्स ने बेंचमार्क को इवन आफ्टर एक्सपेंसेस आउट परफॉर्म किया है. एयूएम वेटेड मींस जो फंड जिनमें एयूएम ज्यादा है, जो बड़े फंड्स हैं, इनका आप प्रदर्शन देखेंगे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में विथ राइट सेक्टर सिलेक्शन, विथ राइट स्टॉक सिलेक्शन, इन फंड्स ने इंडेक्स फंड से बेहतर परफॉर्मेंस दी है. तो ओनली प्रॉब्लम विच हैपेंस के जो हमारा जो मीडियन फंड परफॉर्मेंस रहता है, ये स्किल हो सकता है इतनी ब्रॉड नहीं है, इतनी व्यापक नहीं है कि आप उसको मीडियन या एवरेज फंड के परफॉर्मेंस से देखेंगे तो शायद आपको लगेगा पैसिव इज ए बेटर वे टू गो. बट एज आई सेड, आप एयूएम वेटेड परफॉर्मेंस देखेंगे लार्ज कैप फंड्स की, तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि देयर इज पोटेंशियल इन कंट्री लाइक आवर्स. There is definitely advantage of bottom up research even in the large cap space to generate better absolute and risk adjusted return versus the market. So and obviously there will be different kind of investors, different viewpoint with different investors. So कई लोगों के लिए कॉस्ट एक कंसिडरेशन आ जाता है, तो दिस इज नॉट अ बैड वे टू इन्वेस्ट. बट जस्ट बिकॉज देर इज a cost attached to an active fund does not make it inferior. In fact, even after cost, ऐसा पिछले 10 से 15 साल में हमने देखा है, right managers, with right processes, you can generate superior returns even in this space in active category. Okay.
So, there's a belief, and this is based on my interaction with lakhs of investors over the last 10 years, that index funds जो होते हैं वो थोड़े कम रिस्की होते हैं compared to an actively managed large cap fund. I mean, eventually आपका पैसा stocks में ही लग रहा है तो रिस्क तो है ही, जी, चाहे वो इंडेक्स फंड हो चाहे वो बिल्कुल। एक्टिवली मैनेज फंड हो. तो आप अपना पर्सपेक्टिव बताइए, हेल्प दीज इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड कि क्या इंडेक्स फंड कम रिस्की होता है या इट्स इक्वली रिस्की. इंडेक्स फंड में रिस्क बहुत कुछ ऐसी अलग से कम नहीं होती। रिस्क तो मेनली मार्केट की है। मार्केट की रिस्क चाहे इक्विटी फंड में हो या एक बेंचमार्क में हो, सेम ही रहती है। वो रिस्क चाहे वो वैल्यूएशन रिलेटेड रिस्क हो, चाहे फंडामेंटल अर्निंग या दूसरे जो मैक्रो पैरामीटर्स हैं, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट रिलेटेड रिस्क, वो सेम ही रहती है। और बल्क ऑफ द रिटर्न इज अबाउट सिलेक्टिंग द राइट एसेट क्लास, राइट, एंड राइट साइज कैटेगरी, राइट। तो अल्टीमेटली वो रिस्क तो सेम ही रहने वाली है। तो मुझे नहीं लगता जो ये परसेप्शन है कि इंडेक्स फंड सेफ है, डेफिनेटली आई थिंक इसमें कुछ हद तक मिथ है। इंडेक्स फंड में कॉस्ट कम होती है, वो है. वो एक राइट आर्ग्यूमेंट है। बट अगेन एज आई सेड, अगर हम इसमें डीपर एनालाइज करें इस चीज को, जस्ट टू पिन पॉइंट, कॉस्ट का भी एडवांटेज आई थिंक थोड़ा ओवरडन है। जो राइट मैनेजर राइट प्रोसेस के थ्रू डेफिनेटली अल्फा पोटेंशियल इस कैटेगरी में भी है। तो अगर आप इक्विटी में आए हैं तो वो जो उस संस्कार के साथ आना पड़ेगा, उसके उतार चढ़ाव को इंडेक्स फंड एक्टिव फंड आई थिंक उसमें समानता के साथ आपको उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इसमें कोई आई थिंक कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको रिस्कीनेस कम चाहिए है तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया, एसेट लोकेशन फंड्स आर वे टू गो। अगर रिस्कीनेस अगर is major consideration, and I think it could be with certain kind of investor, then I think pure equity fund में obviously risk तो ज्यादा रहती है. So do you think हम फंड अल्फा देख सकते हैं टू सी कि ठीक है, अगर अल्फा जनरेटेड बाय द फंड इज a Absolutely. reasonable number, तो देन ठीक है, फिर आप एक्सपेंस रेशियो को उतना मत कंसिडर करिए, आपके रिटर्न ज्यादा हुए इन एन एक्टिवली मैनेज्ड फंड. Absolutely. या. Absolutely. I strongly believe in that. Okay. So just last one or two questions, Ashutosh. सबसे पहले, you've been a part of this space for so many years, and I'm sure आप invest कर रहे हैं अपना पैसा for decades, and आपने बहुत सारी cycles देखी हैं. So as an investor, आपकी ऐसी क्या learnings रही हैं, या फिर आपने ऐसा क्या ऐसी क्या mistakes की हैं, गलतियां की हैं जो आपको लगता है कि दोबारा नहीं repeat करनी है? So help us understand that. देखिए, हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया गलतियां करते हैं और उससे सीखते रहते हैं। ये निरंतर प्रोसेस है, ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती। मार्केट हमें हमेशा सिखाता रहता है। इन टर्म्स ऑफ एज आई सेड, मिस्टेक आई थिंक इज अ ब्रॉडर टर्म। आई थिंक लर्निंग जो हमारी है, सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि जो हमने गलतियां करके जो सीखा है, मैं इस कंपनी में 17 साल से हूँ। स्टॉक्स में से हम कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमने राइट टाइम पे आइडेंटिफाई की, पर उनमें हम जल्दी निकल गए। आई थिंक जो एक टिपिकल एक इमोशनल बैरियर होता है, और इवन एक्सपीरियंस के साथ भी वो जल्दी से जाता नहीं है, कि प्रॉफिट बुक कई बार हम जल्दी कर देते हैं, राइट आइडेंटिफिकेशन जल्दी हो जाता है, और सेलिंग डिसिप्लिन में जहां हमने पाया है कि एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट रहता है, इवन हमें भी अभी भी होगा, कि हमें जो हमारी मिस्टेक्स हैं आप उनको जल्दी रिकॉग्नाइज करें, उनमें से जल्दी निकल जाएं, और जो आपने राइट अपॉर्चुनिटी राइट थीम आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें आप कितना लंबा बैठ सकते हैं। आई थिंक वो एक अच्छे या बुरे इन्वेस्टर्स का एक लॉन्ग टर्म में जो बिगेस्ट डिफरेंस होता है, आप प्रॉफिट पे कैसे बैठ सकते हैं अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल करके, और लॉसेस को कितने डिसिप्लिन के साथ कर्टेल कर सकते हैं, जल्दी निकल सकते हैं। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। एंड आई थिंक ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से भी यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिटिंग। अगर आपका किसी फंड में, किसी इंडिविजुअल सेट ऑफ स्टॉक या थीमेटिक फंड्स में अगर पैसा बन रहा है, तो जरूरी नहीं है कि पैसा बन गया है तो वही सबसे पहले करेक्ट होगा, वहीं आगे जाके नुकसान होगा। दिस इज नॉट नेसेसरी। और प्रॉफिट पे बैठना सीखें, और आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग आई वुड से आई वुड हैव। एंड अगेन, ओनली दोज हु हैव एक्सपीरियंस द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप 10-15 साल रह के तो देखिए मार्केट में। आई थिंक उससे बड़ी लर्निंग वो केवल हाइंडसाइट में ही, आपको पेपर पे हम कितना भी दिखा दें उसका आपको अनुभव नहीं हो सकता। बट
इट्स अ मैजिकल थिंग, कंपाउंडिंग इज अ मैजिकल थिंग। और टाइम ज्यादा देना है, एंड ऑब्वियसली टेम्परामेंटली विथ एक्सपीरियंस हम सब इम्प्रूव होते हैं, हमें ह्यूमिलिटी बढ़ती है। तो आई थिंक एक्सपीरियंस से, आई थिंक द ओनली थिंग इज वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन थिंग्स व्हाट वी डोंट नो। एंड हम ये नहीं बोलते कि हमने ये कोई क्रैक जो कोड था उसको क्रैक कर लिया। आई थिंक what we don't know becomes far more important question with experience than what we know. So I don't know मैंने आपके क्वेश्चन को honestly properly आंसर किया है कि नहीं, but I think learnings are immense and we are still learning. I agree. I agree. And I think it's a very subjective thing, क्योंकि चाहे हम जितना भी लॉजिकल हो, दूसरों के पैसों के साथ, अपने पैसों के साथ we get very emotional, right? So Absolutely. शायद हम as a fund manager you may actually take certain calls which are very logical, very data driven, very fact driven. लेकिन जब आपको खुद के पैसे की बात आती है तो आई एम श्योर ऐसा हुआ होगा जब आपने इमोशनल डिसीजंस ले लिए होंगे, लाइक इसे प्रॉफिट बुकिंग जल्दी कर लिया। एंड इसको हम इन टेक्निकल टर्म्स वी कॉल इट लॉस अवर्जन बायस, जिसमें बोला जाता जी है जी कि जी जी, आप अपने लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स को पकड़ के रखते हैं और जो बिल्कुल अच्छा सही। करे उनको आप जल्दी बेच देते हैं। सो आई जी, थिंक आई ये थिंक दैट्स परफेक्ट रेसिपी है मार्केट को अंडर परफॉर्म करने की, आई वुड yeah, yeah, yeah. से। Sure. Okay, last question, Ashutosh. जी, Any book recommendations for our viewers? Any content, any form of जो आप consume करते हैं in terms of books, reading material or content, maybe online. I don't know. जी। What's your learning methodology for yourself? मेरा जो खुद का जो झुकाव है वो ओवर टाइम, जिसको मैं बोलता हूँ एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिंग पे बड़ा है, जिसको हम बोलते हैं क्वांट इन्वेस्टिंग भी उसका नाम है। तो बेसिकली मोर डेटा फोकस एंड लेस ओपिनियन फोकस इन्वेस्टिंग। एंड आई थिंक फॉर दैट आई थिंक देयर इज इनफ एंड मोर लिटरेचर अवेलेबल। एंड इट्स नॉट अबाउट कि हम मैं कोई मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, बट आई थिंक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग जो होती है डेटा ड्रिवन, उसमें एक डेफिनेट एज है। जो हम बिहेवियर बायस की अभी जो बात कर रहे थे, Yeah. उसको ओवरकम करने का एक बहुत अच्छा जरिया है जिसको हम क्वांट इन्वेस्टिंग बोलते हैं। तो दर्शक अगर उसके बारे में कुछ इंक्रीमेंटल नॉलेज लेना चाहें, क्योंकि बहुत सारा जो कम्युनिकेशन होता है फंड मैनेजमेंट की साइड से, वो होता है फंडामेंटल्स की, एंड देन टेक्निकल पे पिछले Yeah. 3-7 सालों में एक एवरेज निवेशक का डेफिनेटली नॉलेज बढ़ा है। बट मेरा एक सजेशन रहेगा एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिंग और क्वांट इन्वेस्टिंग पे जितना आप बेसिक्स पढ़ सकते हैं पढ़िए। और जो बुक रिकमेंडेशन है, आई थिंक देयर आर मेनी बुक्स, बट दो एक खास बुक हैं जो मुझे लगता है जब मैं कोई भी इंटर्न जैसे हमारे यहाँ आता है, कोई नया एम्प्लॉय आता है, मैं दो बुक हमेशा रिकमेंड करता हूँ। और ये बुक उनकी है जो प्रैक्टिशनर है मार्केट में और बड़े सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स हैं। एक बुक का नाम है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये बुक हार्वर्ड मार्क्स की बुक है। ये मुझे लगता है सभी इन्वेस्टर्स को पढ़ना चाहिए। इसमें आपको एक साइकिल कैसी होती है, उसमें क्या उतार चढ़ाव होते हैं, रिस्क का एप्रिसिएशन कैसे करना चाहिए, वो उसके बारे में आपको बड़ी स्मूथ रीडिंग है। और एक जो बड़ी सिंपल और बहुत पावरफुल बुक है मेरे हिसाब से, अगेन वेरी वेरी सक्सेसफुल एक्टिव इन्वेस्टर, उनका नाम है जोल ग्रीनब्लैट। उनकी किताब है द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट। जो हम फंडामेंटल और वैल्यूएशन की जो हम बात करते हैं, प्राइस वैल्यू गैप की बात करते हैं, आई थिंक उस बुक में बड़े सिंपल तरीके से समझाए गए हैं दो कॉन्सेप्ट को, आरओई का कॉन्सेप्ट और वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को, और किस तरीके से एक एवरेज इन्वेस्टर इसको ना केवल खुद की इन्वेस्टिंग में या इवन जो म्यूचुअल फंड जो इवेल्युएट करते हैं उसको अगर वो इवेल्युएट कर रहे हैं, आई थिंक ये बुक काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो ये मेरी दो रिकमेंडेशन रहेंगी। उसके अलावा एज आई सेड आपकी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन तो हमें बताइए। आई थिंक दिस इज ए mutually the learning is a mutual process, so I think we can learn from each other. Yeah, I mean, I think I think I've understood one thing, कि books are one medium जो probably you and I would consume more, but I know कि आजकल online content, video content भी बहुत ज़्यादा consume हो रहा है. Spotify has so many amazing podcasts. I love, Absolutely. for me, my biggest learning is interviewing all of you, which I do every week. I interview so many fund managers. तो आई थिंक मैं तो लर्निंग का बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, ऑल थैंक्स टू ऑल द वंडरफुल स्पीकर्स दैट आई गेट टू मीट.
But thank you so much, Ashutosh, for all the wonderful answers. I'm very sure इस एपिसोड के बाद एटलीस्ट जो भी लार्ज कैप से रिलेटेड, पैसिव इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, वैल्यूएशन से रिलेटेड, जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड वी डू होप टू गेट यू बैक सून. But thank you so much for the time. Thank you. Thanks for having me, and best wishes for your viewers for the coming year. Thank you. Thank you so much. Thank you. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Ashutosh. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. आज का जो हमारे इस एपिसोड का थीम था, that was large cap funds. So let's quickly summarize all the points that we discussed. तो सबसे पहले हमने मिस्टर आशुतोष से पूछा कि हमने लार्ज कैप फंड्स में इतने ज़्यादा इन्फ्लोज रिसेंटली क्यों देखे हैं. तो मिस्टर आशुतोष सेज कि जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो ऐसे बड़े बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जो स्टेबल रहते हैं इवन व्हेन द स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग, एंड दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस कि हम देखते हैं कि लार्ज कैप फंड्स में जो है वॉलेटाइल मार्केट में इन्वेस्टर्स इन फंड्स में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं. फिर हमने मिस्टर आशुतोष से पूछा कि हमने देखा है कि रिसेंट मार्केट वॉलेटिलिटी में स्मॉल कैप कंपनीज काफ़ी स्टेबल रहे हैं, बल्कि हमने देखा है कि लार्ज कैप कंपनीज फिर भी गिरे हैं. तो ऐसा क्यों है? सो मिस्टर आशुतोष सेज कि इसके दो रीजंस हैं. पहला रीज़न तो ये है कि जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव हुआ है, और हमने देखा है कि डेट जो है उनका सिग्निफिकेंटली कम हुआ है ऑन देयर बैलेंस शीट. ही ऑल्सो सेज कि अगर हम FIIs की बात करें, उनका जनरली इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज की तरफ रहता है, और हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे FIIs इंडिया से एग्जिट कर रहे हैं, जिसका ऑब्वियस इम्पैक्ट लार्ज कैप स्टॉक्स के ऊपर हुआ है. वेराज जो हम स्मॉल कैप कंपनीज की बात करते हैं, दे आर सपोर्टेड बाय डोमेस्टिक इन्फ्लोज. फिर हमने मिस्टर आशुतोष से पूछा कि ऐसे कौन से सेक्टर्स या थीम्स हैं जो इन्वेस्टर्स जिन थीम्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं. सो फर्स्टली मिस्टर आशुतोष सेज कि पावर एज अ थीम जो है वो काफ़ी अच्छा कर रही है ग्लोबली. पावर की जो है डिमांड बहुत बढ़ रही है, एंड द सप्लाई कैन नॉट मैच इट. ही ऑल्सो सेज कि रिन्यूएबल्स पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस हो रहा है. द सेकेंड थीम दैट ही टॉक्स अबाउट इज फाइनेंशियल्स. ही सेज कि फाइनेंशियल्स एज अ थीम काफ़ी वैल्यूएशन कंफर्ट एंजॉय कर रही है. सिलेक्टेड बैंक्स, चाहे वो प्राइवेट स्पेस में हो या PSU बैंक्स हो, वो अभी काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हैं. He also says that premiumization as a theme within the broader consumption theme is also a good theme to focus on. फिर हमने मिस्टर आशुतोष के साथ अपसाइड एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशियो के बारे में डिस्कस किया है. मिस्टर आशुतोष सेज कि जो अपसाइड कैप्चर रेशियो होता है वो आपको एक फंड की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है. तो अगर अपसाइड कैप्चर रेशियो अच्छा है, इट मीन्स कि वो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है. ऑन द अदर साइड जो डाउनसाइड कैप्चर रेशियो होता है वो तब देखा जाता है जब शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट गिर रही होती है. तो अगर आपका डाउनसाइड कैप्चर रेशियो कम है, इट मीन्स कि वो इक्विटी फंड अच्छा करेगा. फिर हमने मिस्टर आशुतोष से पूछा कि क्या जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो रिस्की होते हैं. सो मिस्टर आशुतोष सेज कि अगर आप कोई भी इंडेक्स फंड को देखें, इट इज़ एज रिस्की एज एनी अदर एक्टिवली मैनेज फंड, क्योंकि इवेंचुअली एक इंडेक्स फंड स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहा है. ही सेज कि एक जो इंडेक्स फंड होता है उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है कंपेयर टू एन एक्टिवली मैनेज फंड. सो बेसिकली अगर आप कोई भी एक अच्छा वेल मैनेज्ड एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड को लेंगे, दैट हैज़ द पोटेंशियल टू बीट द बेंचमार्क, विच मीन्स वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए अल्फा जनरेट कर सकता है. So as an investor, you could look at a combination of index fund and an actively managed fund. फिर हमने मिस्टर आशुतोष से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स, एंड मिस्टर आशुतोष सेज कि सबसे पहले एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थीम में इन्वेस्ट करिए एंड स्टे इन्वेस्टेड इन दैट फॉर द लॉन्ग टर्म. ही सेज कि एज एन इन्वेस्टर आपको जो है अपने प्रॉफिट से बैठे रहना चाहिए. यू शुड नॉट बी इन अ रश टू बुक योर प्रॉफिट्स, या बेसिकली रिडेम्पशन जल्दी नहीं करना चाहिए. ही ऑल्सो सेज कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप एक्विटीज़ में लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे. ही ऑल्सो सेज लर्निंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड नो मैटर आप कितने टाइम के लिए भी एक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए. So that was about it in this particular episode. I do hope all of you had some amazing learnings. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds at Grow. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.